नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में जो आपने बात की थी प्रकरण में अपन बात कर रहे थे 12वीं राजनीति विज्ञान का राष्ट्रपति के बारे में। उसमें अपने अनुच्छेद पूरे पढ़ लिए थे, 52 से लेकर 61, 62, 71, 72 सारे हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो मेन योग्यता है, चुनाव है, उनकी जो नियुक्ति है, उनका जो कार्यकाल है, वेतन है और त्यागपत्र है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। सर्वप्रथम पहला पॉइंट ले रहे हैं अपन योग्यता। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या हो उसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के बनने के लिए जो आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। आयु 35 वर्ष। फिर दूसरा पॉइंट अपन ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा की या लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। दो पॉइंट मेन है। पहले आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। फिर उसके बाद में वो दिवालिया घोषित ना हो, लाभ पद के लिए ना हो, ये तो एक सामान्य बात है, कोई भी है। लेकिन ये यहां तक बात आ जाती है तो फिर राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। और फिर वो अगर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होगा तो उसमें जो नामांकन जो पर्चा जो दाखिल किया जाता है तो उसमें कम से कम 50-100 आवेदन हो जाते हैं। तो फिर होंगे तो वो भले ही हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें इसमें रखी गई है कि जो एक दो नियम शर्त आते ही वहां से फिर जो संख्या होती है जो सैकड़ों में होती है वो इकाई के अंकों में आ जाती है। जैसे पहली बात बताइए कि आयु 35 वर्ष हो, हर कोई की हो सकती है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब आयु पर उसमें 25 वर्ष, तो वो भी रह सकती है कम से कम। फिर वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हो, लाभ पद के लिए आसीन ना हो, ये एक सामान्य बात है जो हर एक भारत के नागरिक में हो सकती है। तो फिर तो कोई देख लेगा कि मैं भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ूंगा और राष्ट्रपति का नामांकन है उसमें मैं मेरा चुनाव लड़ूंगा और बकायदा सबको योग्यता समान है, सभी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए आयु निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बात जोड़ दी गई है कि वो बात आते ही फिर वो चुनाव लड़ने में योग्य की जगह अयोग्य हो जाता है। और उसमें है 50 प्रस्तावक और वह 50 अनुमोदक। ये लाइन आते ही जो संख्या जो सैकड़ों में होती है मैंने आपको अभी बताई थी, इकाई में जाती है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, यानी मौखिक और लिखित, विधायक और सांसद। फिर उसके बाद में और क्या होने चाहिए, 15,000 रुपए, जो जिसे अपन कहते हैं जमानत राशि। 15,000 रुपए जो जमानत राशि, ये योग्यताएं होनी चाहिए किसमें, राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए। और फिर जमानत राशि जब्त हो जाती है अगर उसको 1/6 जो मतदान होते हैं, टोटल जो मतदान होते हैं, मतदान का अगर 1/6% अगर उन्हें मतदान पूर्ण प्राप्त ना होता है तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। यानी जो ये 15,000 रुपए हैं वो क्या हो जाते हैं, जब्त हो जाते हैं। तो फिर कहा जाए तो वहां थोड़ी बहुत एक बेइज्जती का भी सवाल रहता है। तो इस प्रकार की राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बात कही गई है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, जो अपन करेंगे चुनाव, कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। कौन कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और साथ में जो अभी वर्तमान में हमारे जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी साथ में जोड़ा गया है। संविधान के 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में
कि वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ये सदस्य, और वो है दो है केंद्र शासित, वो एक तो है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी, या अपन कोई भी कहो पांडिचेरी, जो भी नाम हो पहले पुराने वाला वो देख सकते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश संविधान के 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया 1992 में, दिल्ली और पुदुचेरी, ये सभी सदस्य मिलजुल कर राष्ट्रपति के चुनाव में अपना भाग लेते हैं और ये बाद मतलब अपना मतदान करते हैं। नोट, उसमें भी निर्वाचित ना कि मनोनीत, क्योंकि आपको पता है एक अपन टॉपिक पढ़े पार्लियामेंट, संसद, तो हमारी जो संसद बनती है वो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, और इसी संसद में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है टोटल संसद में 14 सदस्य मनोनीत करते हैं। उसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जिसे अपन आंग्ल भारतीय कहते हैं, और राज्यसभा में 5, तो टोटल कितने हुए सदस्य? 14। तो ये जो 14 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। कोई कहते हैं क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में यही सदस्य भाग लेंगे और फिर राष्ट्रपति का अगर नामांकन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो उनमें साफ सी बात जाहिर है कि वो मतदान किसको करेंगे? जिस राष्ट्रपति ने उसको मनोनीत किया है। तो ये हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संविधान का 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के साथ नोट निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। और मनोनीत में आप समझ गए कि हमारे संसद में टोटल 14 है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सदस्य भाग लेते हैं। कौन? जो संसद में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव। और फिर इसी में चुनाव में एक प्रणाली होती है जिससे अपन कहेंगे, तीसरा पॉइंट बनाएंगे, वो बनाएंगे अपन चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादातर ये प्रश्न उठा के पूछते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किस विधि के तहत? उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एक बार और वापस नाम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है उसमें जो प्रक्रिया है उसमें वो कौन सी विधि के तहत? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत। और ये संविधान का अनुच्छेद कौन सा अपन पहले बात कर चुके हैं, 55वां। तो इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं इस प्रक्रिया के तहत। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति है क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति है क्या? तो इसमें ये होता है कि जो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो जितने कैंडिडेट होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, वो अपना नामांकन भर देते हैं फॉर्म। फिर उसके बाद में उसमें अलग अलग होते हैं, जैसे ABCD 4 सदस्य। फिर उसके बाद उनमें चुनाव होंगे, उसमें आपकी प्राथमिकता रखी जाएगी। 4 सदस्यों को आपको अपन यहाँ सरपंच के लिए चुनाव करते हैं तो उसमें एक सदस्य एक कोई करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का जब चुनाव होंगे तो अगर 4 सदस्य हैं ABCD तो उसमें आपको सबको प्राथमिकता देनी। आप पहले नंबर किसको दे रहे हो, 2 नंबर पे किसको दे रहे हो, तीसरे पे किसको दे रहे हो और नंबर 4 पे आप किसको दे रहे हो, ये आपकी प्राथमिकता है। अब जैसे माना कि टोटल अपन मतों की संख्या मान रहे हैं 4000, तो 4000 में आपने पहली चीज कहा है कि हमारा जो 1 नंबर का जो है वो बनना चाहिए। तो आपने प्राथमिकता अपन माना कि जैसे 1 नंबर पे 400, 2 नंबर पे 300, 3 नंबर पे 200 और लास्ट में 1 नंबर पे 100, 4 नंबर पे 100, तो टोटल 1000 हो गए। तो फिर उसके बाद में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आप 1 नंबर किसको दे रहे हो। जैसे माना कि आप कह रहे हो कि मैं जो मतदान कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं 4 नंबर वाले, तो 4 नंबर में जो टोटल मतगणना होगी वो कितनी होगी, 100 मान रहे हैं। अभी अपने माना था 4 नंबर पे 100, तो उसमें अपन 1 नंबर। फिर उसके बाद में एक हमारा जो है जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें है डाले गए विविध मतों की संख्या, कुल प्राप्त मतों की संख्या +1, जिसे अपन कहते हैं न्यूनतम कोटा। यानी हमारे यहाँ जो
संविधान में जो उल्लेख किया गया है ये है कि जितना चुनाव हो रहे हैं उसमें 50+1 यानी या तो 50% या 50% से ज्यादा व्यक्ति को जो मतदान प्राप्त होंगे वो ही जीतेंगे। तो 400 में तो किसी को 50 प्राप्त नहीं हो रहे, तो वहां क्या होंगे, फिर उसकी गणना जोड़ी जाएगी, दोबारा गणना होगी। 100 और 400 को अपन जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे, 500। तो 1000 के आधे बराबर मान लिया अपन, अगर 50-50 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 500, और फिर प्लस हो जाएगा 1, यानी आपकी जो प्राथमिकता रखी। अब फिर ये क्या हुई, द्वितीय मतगणना। पहली जनगणना, अगर पहली मतगणना में जीत जाता तो ठीक है, प्राथमिकता प्राप्त हो गई, उन्होंने इतने प्राप्त कर दिए। लेकिन ना हो तो द्वितीय मतगणना। फिर द्वितीय मतगणना में क्या होगा, 100 और प्लस 400, जो आपकी दूसरी नंबर की जो प्राथमिकता थी वो 400 पे थी, तो उसको जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो गए, 500। तो वही डाले गए वैध मतों की संख्या, कुल प्राप्त मतों की संख्या प्लस 1, जिसे अपन कहते हैं न्यूनतम कोटा। फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। क्या ऐसा हुआ है कभी, हाँ हुआ है। किस टाइम द्वितीय मतगणना हुई थी, उस समय हमारे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी के समय द्वितीय मतगणना हुई थी, और फिर उसके बाद में उनको जो प्राप्त जो वोटिंग प्रतिशत था वो था उनका 50.22, यानी 50+1 यानी 51 में मान लो अपन 50 से ज्यादा है, मतलब वो विजयी उम्मीदवार घोषित किए गए द्वितीय मतगणना के साथ। अगर प्रथम में हो तो प्रथम विजयी घोषित कर दिया जाता है, और प्रथम में ना हो तो द्वितीय मतगणना भी होती है। हमारे हुआ है, और ये नाम मैंने अभी आपको बताया है, वीवी गिरी। और फिर उसके बाद इन्हें इतनी प्रतिशत था, वो था 50.22। फिर उसके बाद उन्हें विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। नोट, ये जो एकल संक्रमण जो अपन बोल रहे हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये जो अगर पहले की बात तुलना करी जाए, किया जाए तो सबसे कठिन प्रश्न था। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो वर्तमान में है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा एवं विनिमय कर, 1 जुलाई 2017। तो ये मतलब है। अब इसमें प्रश्न ज्यादातर यही पूछ जाता है 12वीं के हिसाब से, अगर अपन देखा जाए सिलेबस के आधार पर, तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधि काम में ली जाती है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका क्या नाम है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और अनुच्छेद आपको पता ही, अपने पिछले अध्याय में बात की थी। तो ये था अपना टॉपिक नंबर 2, चुनाव। फिर उसके बाद में तीसरा आ जाएगा, जो अपन बात करेंगे इनकी, बहुत ही साधारण है आपको, कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, कौन दिलाता है। तीसरी बात करेंगे अपन। ये पॉइंट अपन जब लिखते थे तो कोई भी पदाधिकारी होता है तो उसका अपन आराम से वर्णन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जिसे अपन कर दें, सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये बात अपने को याद रखनी है, मुख्य, क्योंकि जब तक मुख्य नहीं लिखेंगे तब तक अगला अगर कॉपी चेक करा वो लगेगा हाँ इन्होंने उत्तर नहीं लिखा है, गलत। कैसे अपन लिख देंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये उत्तर एक गलत है। क्यों? क्योंकि जब से हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है 28 जनवरी 1950 से, तो उस समय हमारे न्यायाधीशों की संख्या थी, वो थी 1+7 यानी 8, एक मुख्य और 7 अन्य। फिर उसके बाद में था 1+30, एक मुख्य और 30 अन्य, और वर्तमान में और आगे बढ़ा दिया गया है 1+33 34। तो अपन बात कर रहे हैं मुख्य में कौन होंगे, जो वर्तमान में जो प्रमुख है वो मुख्य न्यायाधीश होंगे, 33 तो अन्य है। जैसे वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, श्रीमान शरद अरविंद कुमार बोबड़े, ऐसे बोबड़े, तो ये मुख्य न्यायाधीश है। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये मुख्य वाली बात विशेष याद रखना है, नहीं तो हो सकेगा अपना उत्तर गलत भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य नहीं लिखेंगे तो अपना उत्तर गलत भी हो सकता है। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट ले लो, जो अपन ले लेते हैं राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन, पहले था राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख, फिर वर्तमान में जो 5 लाख है। पिछली जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस लोकसभा में जो वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली थे। वित्तीय वर्ष से ही उनका जो राष्ट्रपति का वेतन जो 1.5 लाख था, 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो अपने कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है, 5 लाख, पहले कितना था 1.5 लाख। फिर उसके बाद में वेतन के बाद में राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता ही है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 0.5 वर्ष। फिर उसके बाद में छठा पॉइंट ले लेते हैं अपन, पॉइंट नंबर 6, त्याग पत्र,
कि राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को, और सौंपते ही जैसे ही उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देंगे तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, वो तुरंत ही सूचना दे देंगे और फिर उसके बाद उनका जो त्याग पत्र है वो स्वीकार कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। तो कुल मिला के ये राष्ट्रपति के बारे में 5 बिंदु है। जैसे अब सिंपल अपना फटाफट में अगर पूरा किया जाए कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो राष्ट्रपति की योग्यता की वो 35 वर्ष का आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मेन बात यही है, बाकी वो दिवालिया घोषित लाभपत्र, फिर साथ में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और साथ में 15,000 रुपए की जमानत राशि। नोट जो मतदान होते हैं उसका 1/6% मतदान प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। ये पहला पॉइंट हो गया योग्यता। फिर उसके बाद में चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी। संविधान का 17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। नोट चुनाव में जो भाग लेंगे वो लेंगे संसद के सभी जो निर्वाचित सदस्य है वही, ना कि मनोनीत में। हमारे संसद में 14 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा में 2 अखिल भारतीय और राज्यसभा में 12। जो शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी हो, साहित्य के बारे में हो, खेल के बारे में हो, शास्त्रीय हो, अशास्त्रीय, उन्हें राज्यसभा मनोनीत करते हैं 12। फिर उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया, तो अपने को सिर्फ नाम याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फिर उसके बाद में है ये होने के बाद उनका तीसरा पॉइंट योग्यता के बाद चुनाव, और चुनाव के बाद में तुरंत आ जाएगी शपथ। कौन दिलाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर उसके बाद में कार्यकाल है 0.5 वर्ष। फिर उसके बाद में वेतन, पहले था 1.5 लाख, वर्तमान में 5 लाख। फिर उसके बाद में त्याग पत्र राष्ट्रपति अपना किसको सौंपेंगे, त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान। धन्यवाद।